और तब से ये दिन देखने को मिला है। उन्होंने संकल्प पत्र के माध्यम से भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद किया। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी एक सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि अयोध्या में गत 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आज इस गरिमामय सदन में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। श्री राम मंदिर की पुनः स्थापना से आज हर भारतवासी प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हरियाणा के लोगों के साथ साथ यह गरिमामय सदन उन सब महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता है जिन्होंने मनसा वाचा कर्मणा इस अद्भुत उपलब्धि में योगदान दिया है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और इस विशाल राष्ट्र की ऊर्जा के स्रोत हैं। वे हमारे लिए प्रेरणा भी हैं और मार्गदर्शक भी। यह सदन महसूस करता है कि उनकी चर्चा करने भर से हमें श्री राम द्वारा स्थापित जन सेवा के उन उच्च आदर्शों का स्मरण हो जाता है जो आज हमारे लोकतंत्र को महान शक्ति प्रदान करते हैं। राम राज्य भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चिंतन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो आदर्श शासन की कल्पना करती है। राम राज्य का आदर्श एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां न्याय, समानता, भाईचारा और खुशहाली है। भारतीय संस्कृति में राम राज्य की अवधारणा न केवल एक राजनीतिक या सामाजिक आदर्श के रूप में मानी जाती है, बल्कि यह आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की भी प्रतिष्ठा करती है। श्री रामचंद्र मानस में कहा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहोई व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निर्त श्रुति नीति। अर्थात राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक और भौतिक तकलीफ नहीं थी। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और वेदों में बताई हुई नीति अर्थात मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। राम राज्य की विशेषताएं हमें आज भी वैसा ही भारत बनाने की प्रेरणा देती है। ये सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता है जिन्होंने ऐसा ही भारत बनाने का संकल्प लिया है और उसी की सिद्धि के लिए भगीरथ प्रयास के रूप में अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना की है। श्री राम इस सांस्कृतिक राष्ट्र की चेतना है। श्री राम हमारी विरासत है। श्री राम एक सभ्यता है। श्री राम एक संस्कृति है। इसलिए अब जब वे 550 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं, पूरी दुनिया में फैले उनके भक्तों के इस अथाह मानव समुद्र में आस्था की प्रबल लहरें उठ रही हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे सुखद समय का आनंद ले रहे हैं। हमें यह सुख व आनंद हमारे लाखों पूर्वजों के तप और बलिदान से प्राप्त हुआ है। ये सदन अपने उन पूर्वजों के प्रति नतमस्तक होते हुए उनके प्रति अपार कृतज्ञता व्यक्त करता है। ये उपलब्धि अमृत काल की शुभ वेला में प्राप्त हुई है। ये अगले 25 वर्षों में एक सशक्त, समावेशी और समृद्ध भारत बनाने के महत्वाकांक्षी विजन को प्राप्त करने का शुभ संकेत है। मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष हरियाणा वासियों की भावनाओं से ओतप्रोत यह धन्यवाद व बधाई प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि जहां तक हुड्डा जी ने प्लीज जहां तक हुड्डा जी ने कहा कि पिछले सारे विषयों का उल्लेख हमने एक वाक्य में उसमें कर दिया है जिसमें ये लिखा गया है कि हमें ये सुख और आनंद हमारे लाखों पूर्वजों के तप और बलिदान जिन्होंने इसमें सहयोग किया सबका नाम उसमें आ गया है। किसी का विरोध में जताया नहीं है और उनसे प्राप्त हुआ है। उन सब पूर्वजों के प्रति नतमस्तक होते हुए अपार कृतज्ञता व्यक्त करता है। सीएम मनोहर लाल ने सदन में कहा कि परिवार पहचान पत्र में सूचनाएं ठीक करने की प्रक्रिया सतत है तथा गलतियों को लगातार ठीक करने का काम किया जा रहा है। अब तक परिवार पहचान पत्र की 22 कैटेगरी में 84 लाख शिकायतें मिली हैं।
जिनमें से 80 लाख से ज्यादा शिकायतों को ठीक किया जा चुका है। परिवार पहचान पत्र की शिकायतों को अलग अलग स्तर पर कमेटियों का गठन कर अपडेट किया जा रहा है। पहचान पत्र में गलतियों को सुधारने और विसंगतियों को दूर करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मेरा कहना है कि इसमें एक लगातार प्रक्रिया है। कोई ऐसा नहीं है कि वंस एक बार सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जब से परिवार पहचान पत्र बना है उसमें चूंकि पहले सेल्फ डिक्लेयर डाटा था, फिर उसके बाद उसको ठीक करने की जो प्रक्रिया में 3 हमने प्रकार बनाए हैं। उसके अंदर एक तो जो ऐसी विसंगतियां जिसकी कंप्लेंट करता है कोई भी जो भी परिवार धारक है कि मेरी ये गलती है, उसकी गलती ठीक की जाती है। कहीं जब उसको कोई सर्विस लेने जाना होता है तो सर्विस में उसको गलती पता लगती है, उसको सर्विस डिनाई की जाती है, फिर वो शिकायत करता है, उसको ठीक किया जाता है। और कुछ एक कॉल सेंटर हमने बनाया, टेलीफोन के द्वारा भी हमको मिलती हैं या कहीं सोशल मीडिया पर भी ऐसी गलतियां जो ध्यान में आती हैं, मेल के द्वारा आती हैं, तो वो एक तीसरा प्रकार है। उसके 3 हमने विभाग किए हैं और इन तीनों तरीके से जो अभी तक प्राप्त शिकायतें हैं उसमें जो करेक्शन मॉड्यूल है जो लोगों ने हमको लिख के दिया था उसमें 84,34,961 ऐसी शिकायतें मिली हैं। ये एक परिवार की 2-2, 3-3 भी हो सकती हैं। किसी में मानो नाम की गलती होगी या किसी में डेट ऑफ बर्थ की गलती होगी, तो ऐसे इतनी गलतियां कुल मिला के सब मिली हैं। तो उसमें से 80,50,611 इन शिकायतों का निवारण हो चुका है। कुल 3 लाख समथिंग जो है वो भी शेष है और उसको भी बहुत जल्दी पूरा यानी ठीक कर दिया जाएगा। जो टिकटिंग मॉड्यूल है यानी टेलीफोन करके जो हमको बताते हैं या उसमें सोशल मीडिया पर जो हमको मिलती हैं, वो 2,82,000 ऐसी शिकायतें भी हमको अपने आप जो हमने ड्रॉ की हैं उसमें 2,63,852 इन शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। और जहां कहीं कोई सर्विस डिनाई की जाती है और उसके कारण से भी 12,05,667 ये शिकायतें मिली, जिसमें से 11,40,690 और ये गलतियां और ठीक की जा चुकी हैं। इसमें जो अलग अलग प्रकार हैं जो गलतियां उसमें मिली हैं वो नाम से लेकर के और अलग अलग जो उसमें कॉलम हैं, अगर मैं उसको सबको पढ़ता हूं तो किसी का टेलीफोन नंबर है वो बदल गया है, किसी के एड्रेस में कोई कमी रही है, किसी के बैंक अकाउंट में कई बार नया अकाउंट खोल लेता तो उसको बदलवाना चाहता है, कहीं कास्ट कैटेगरी में भी कहीं गलत उसने पहले बताया, चढ़ाने में क्लेरिकल गलती के कारण से भी ऐसी 85,000 गलतियों को ठीक किया गया है। मेंबर्स जहां कहीं प्रारंभ में कुछ गलतियां ऐसी हुई कि एक आध मेंबर कोई ज्यादा चढ़ गया या कहीं मेंबर दूसरे स्थान के ऊपर किसी इंफॉर्मेशन के कारण से बदल गया, तो ऐसे उसको उसमें ऐड करना है। डेट ऑफ बर्थ की भी 5,04,000 गलतियां ऐसी मिली हैं, क्योंकि पहले केवल वर्बल उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, बाद में उनका जो गलती ध्यान में आई है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि हर जगह पर उसका उपयोग होता है, फिर उसका डॉक्यूमेंट लेकर के और उनको भी ठीक किया गया। 5,04,000 ये भी गलतियां उसमें ध्यान में आई हैं। जहां कहीं व्यवसाय के नाते किसी ने हाउसवाइफ लिखाया या कोई काम कर रही है महिला, या किसी का पहले विद्यार्थी था बाद में उसको काम कोई मिल गया तो उस नाते चेंजेस हुई है। सबसे ज्यादा चेंजेस है वो है इनकम में, क्योंकि इनकम एक आधार है सेवाओं को देने का, तो उसमें हर किसी की इच्छा रहती है कि मैं अपने इनकम को ठीक करा करके अपर स्लैब से लोअर स्लैब में कैसे आऊं। उसके लिए वेरिफिकेशन करा करके ही हम किया जाता है। उस वेरिफिकेशन में लोकल कमेटी होती है, फिर ब्लॉक स्तर पर एक सेक्टोरल कमेटी होती है, फिर जोनल कमेटी है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमेटी। ऐसी सब प्रकार की कमेटियों के माध्यम से वेरीफाई होने के बाद उसको ठीक किया जाता है। इसमें एक विशेष बात यह है कि कुल 46,851 लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनकम पहले कम दर्ज थी और उन्होंने अपनी शिकायत दे करके या अप्लाई करके उनका नहीं हमारी इनकम ज्यादा है, तो 46,851 लोगों की इनकम वेरीफाई करके ज्यादा भी हुई है उनकी एप्लीकेशन के आधार पर। तो ये सारे मॉड्यूल जो मैंने बताए हैं, नाम की गलती है, मदद नेम की है, मार्क एज डेड उसका क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जो डाटा लिया जाता है तो उसमें जो हमारा रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ सिटीजन, उसके आधार पर इस डाटा को लेकर के इसको भी ठीक किया गया है। क्वालिफिकेशन का इसमें कुछ गलतियां हरियाणा में रहता है कि नहीं रहता है, डोमिसाइल के नाते से भी विषय थे। स्पाउस नेम में क्योंकि कहीं ये भी आया कि जब लड़की होती है उसका नाम जो होता है पेरेंटल नाम होता है, बाद में शादी के बाद कुछ परिवारों में ये रहता है कि हमारा नाम बदल जाता है और बदलने के बाद भी वो अपना रजिस्टर कराते हैं नया नाम। आधार भी कई बार नए नाम को चेंज करके वो बनवाते हैं। इसी प्रकार
मेंबर स्प्लिटिंग यानी फैमिली स्प्लिटिंग, एक परिवार के दो परिवार अलग अलग हुए तो उनको भी अपने परिवार अलग कराने में उन्होंने एप्लीकेशन दी है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 22 कैटेगरीज हैं जिसको अलग अलग अध्ययन करके और 84,48,000 जो हमने बताया, इसमें 3,86,330 ये अभी पेंडिंग है, जो लगातार चलने वाली प्रोसेस है। इसलिए इसका कोई एक स्टेप ये नहीं हो सकता कि कोई डेट बताई जाए और उस डेट तक ये सारी विसंगतियां दूर होंगी। ये एक प्रोएक्टिव तरीके से, क्योंकि लगातार चलने वाला हर व्यक्ति का कोई जमाना था जब एक बार कोई चीज दर्ज होती थी तो वो सालों साल वो चलती रहती थी। आज प्रोएक्टिव होकर के व्यक्ति खुद भी करवा सकता अपनी गलती को ठीक, या उसका चेंज स्टेटस है वो चेंज करवा सकता है, या कहीं ऑटो अपडेशन में, मानो आज बेरोजगार लिखा है, कल को नौकरी में भर्ती हुई है, तो ऑटो अपडेशन में सरकारी काम का उसको अपलोड होकर के उसका ऑक्यूपेशन भी बदलता है, उसकी इनकम भी बढ़ाई जाती है। अब डेथ रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन और मैरिज रजिस्ट्रेशन ये भी पुख्ता हमारे सिस्टम बन गए हैं। उसमें जैसे उसका स्टेटस चेंज होता है वैसे ही प्रॉपर्टी आईडी में उसको चेंज कर देते हैं, इसलिए ऑटो सिस्टम ये बना है। एडमिशन ये ठीक है कि सरकारी स्कूल अथवा प्राइवेट स्कूल में अब फैमिली आईडी के आधार पर ही उस बच्चे का एडमिशन होता है, और उसमें अगर कोई चीज गलत है, फैमिली कोई ऐसा पोर्टल नहीं कि जो उठाएगा नहीं डाटा, हाँ कोई उसमें गलती अगर मिलती है या उसमें नाम भी नहीं मिलता है तो तुरंत वो पोर्टल के ऊपर जो ग्रेसेस पोर्टल है उसमें अपना नाम दर्ज करेंगे तो विद इन 30 डेज ये सारी चीजें ठीक होती हैं। और अगर उसके कारण से किसी का एडमिशन रुकता है तो एडमिशन कराने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन डाटा ठीक करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अपना एक देश बन गया हरियाणा में। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ही लोगों को सेवाएं सर्विसेज मिलती हैं और लोगों में इसका एक स्वीकार्यता भी हो गई है। एक समय था जब थोड़ा सा इसमें रोष भी था कि नई चीज क्या आ गई है, लेकिन उस नई चीज का लाभ हमको इतना मिला है कि इसमें आज जो गलत प्रकार का व्यवहार करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि चीजें छुपा करके सरकारी लाभ लेने की एक मंशा ये सामान्यतः समाज में व्याप्त रहती है और बहुत सी ऐसी गलतियां पकड़ी भी गई हैं। राशन कार्ड बहुत पकड़े गए, पेंशन बहुत पकड़ी गई। तो इस प्रकार के सारा चीजों को ठीक करने के बाद आज समाज में धारणा बनी है कि हाँ ठीक चीज ठीक होनी चाहिए। अभी भी कोई गलती रह जाती है तो ये लगातार चलने वाला ऑनलाइन प्रोसेस है। कोई स्पेसिफिक आपके पास कुछ कहते हो तो जितनी आप लिख के देंगे, पहले भी एक बार शायद कुलदीप जी ने लिख के दी थी, हाँ हमने सारी के सारी एक एक चीज ठीक करके उसमें और वापस जवाब दिया था। किसी भी सामान्य सदस्य के पास कोई ऐसा डाटा आता है, केवल उसका फोन नंबर लिख लें, फैमिली आईडी लिख लें और समस्या क्या है एक लाइन में वो लिख लें। इतना लेने के बाद और आप प्रस्तुत करेंगे तो विद इन 30 डेज उन सब चीजों को ठीक किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल का सदन में शायराना अंदाज भी देखने को मिला। कभी कभी ऐसा होता कि जो आलोचना के लिए की जाती है कि हम तो आलोचना करनी है, कोई चीज अच्छी भी हुई है उसको चाहे हल्के मन से स्वीकार करें लेकिन स्वीकार कर लेना चाहिए। वो भी एक डेमोक्रेसी का एक दूसरा रास्ता होता है जिसके अंदर एक स्वस्थ परंपरा ये बनती है। लेकिन हालात कैसे बनते हैं, कहा किसी ने कि सुन लेने से कितने ही सवाल सुलझ जाते हैं। हम एक दूसरे को सुने तो कई सवाल सुलझ जाते हैं, सुना देने से हम फिर वहीं उलझ जाते हैं। हम सुनने के बजाय एक दूसरे को सुनाते रहें तो सिवाय उलझने के और कुछ नहीं होता। लेकिन उलझना अच्छी बात नहीं है। देश हित में, देश की जनता हित में हमें प्रदेश के लोगों ने प्रदेश हित में काम करने के लिए एक मैंडेट दिया है, तो उस हिसाब से प्रदेश का हित ये हमारे सबके सामने रहना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद किया है। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसे लेकर पूरे विश्व भर में खुशी का माहौल नजर आया। इस चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा था और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है। इस पर जवाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल दे रहे हैं, सरकार की योजनाओं को गिना रहे हैं, इसके अलावा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दे रहे हैं। विधानसभा के सदन की कार्यवाही चल रही है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने संकल्प पत्र पेश करते हुए कहा कि भगवान राम की भावना। इसके अलावा सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा कि हमने किसानों के हित में काम किए, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट के तहत भुगतान होता है, भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई, हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है, इसमें सिर्फ अस्थायी नौकरी दी जाती है।
हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया और कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। आलोचना में जो अच्छा लगेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। कभी कभी आलोचना केवल आलोचना करने के लिए की जाती है। हल्के मन से भी जो आलोचना की जाती है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात है। सीएम ने विपक्ष के लिए शायरी पढ़ते हुए कहा कि सुन लेने से कितने ही सवाल सुलझ जाते हैं, लेकिन सुना देने से हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं। आगे बोलते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता ने हमें जनहित में काम करने का जनादेश दिया है। सभी सरकारें किसानों के हित में काम करती हैं। हमने भी किसानों के हित में काम किया है। किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट के तहत भुगतान होता है। भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर 28 फरवरी को सदन के पटल पर अपनी बात रखूंगा। हम चाहते हैं कि देश में शांति का माहौल बना रहे। के विषयों में बहुत से हमारे विधायक महोदय ने जो विषय प्रमुख रूप से रखे हैं, उसमें एक विषय किसानों का रखा गया है। ये बात ठीक है कि किसानों के हित में लगातार हमने काम किए हैं। किसान प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। केवल हमने किए ऐसा नहीं है। हर सरकार आती है तो किसान के बारे में जो सोचना होता अच्छा ही सोचती है। समय के हिसाब से अपनी अपनी योजनाओं में सब काम करते हैं। हमने भी काम जो किए हैं उससे कम से कम प्रदेश के किसान का हित हमने किया है। कहीं भी उनके विरोध में जाके कोई काम नहीं किया। हर समय कुछ ना कुछ आगे बढ़ाया है। चाहे फिर वो प्रोक्योरमेंट का विषय, उनके खाते डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसा भेजना, चाहे भावांतर भरपाई योजना, चाहे 14 फसलें एमएसपी पर खरीदना, पानी की व्यवस्था इसको बढ़ाना, हर टेल तक पानी पहुंचाना, ऐसे बहुत काम है। सीएम ने कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा भी बहुत से सदस्यों ने सदन में उठाया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें कर्मचारियों को शोषण से बचाना है। हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है। इसमें सिर्फ अस्थायी नौकरियां दी जाती हैं। पक्की नौकरियां पहले की तरह ही मिलती है। पक्की नौकरियां पहले की तरह मेरिट के आधार पर ही मिलेंगी। सीएम ने आगे कहा कि इजराइल के लिए पूरे भारत से 10,000 कामगारों की मांग आई थी। रोहतक में भर्ती प्रक्रिया चली, जहां दूसरे राज्यों से भी लोग आए। हरियाणा से 250 लोगों को चुना गया। बाकी देशों से भी ऐसी मांगे आ रही हैं। हमने इसमें प्रावधान ऐसे किए हैं कि जो लोग एचकेआर में एक बार आते हैं उनको पक्की नौकरी मिले, और मिलने के बाद चूंकि वहां एक मेरिट है, मेरिट के हिसाब से उसको कंपीट करना पड़ता है, उस हिसाब से जाएगा। और अगर वो नहीं जा पाता तो वापस दोबारा भी उसी को, चाहे विभाग सेम में रिन्यूअल करे या उसका दूसरा विभाग, क्योंकि उसके ट्रांसपेरेंट तरीका, उसकी रैंकिंग है। उस रैंकिंग के कुछ पैमाने हैं। उस रैंकिंग के पैमाने में उसकी आयु, परिवार की आय और उसकी शिक्षा और उसका लोकेशन, कहां उसको नौकरी मिल रही है और कहां का वो रहने वाला है, इस आधार पर उसकी रैंकिंग बनाई जाती है। प्राथमिकता परिवार की आय को दी गई कि जितनी आय कम है उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी गई, ताकि गरीब परिवार, उसका कोई युवक, वो पता नहीं रोजगार पक्का कब पाएगा कब नहीं पाएगा, लेकिन सबसे कम इनकम के परिवार को ज्यादा अंक देकर के उस बच्चे को सबसे पहले लगाया जाए। हमने 150 में से शुरू में 90 अंक केवल उसकी इनकम की, जो फैमिली की इनकम है उसमें से दिए, केवल बाकी चीजों के 60 अंक रखे। बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें से मेरिट बिल्कुल कमजोर वो जा रही है, डाउन जा रही है, और इनकम एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। उस 90 को हमने कम करके उसको 50 अंक कर दिए हैं कि जिसकी 1 लाख रुपए से कम इनकम है परिवार की, उसको 50 अंक मिलेंगे। जिसकी 1 से 180 है उसको 40 मिलेंगे। 180 से 3 उसको 30 अंक मिलेंगे। यानी लोअर द इनकम हायर विल बी द रैंकिंग। और ये एक वेलफेयर स्कीम के नाते जो गरीब परिवार है उसको पहले नौकरी क्या है, ये उसका एक गैप अरेंजमेंट है कि जब तक और कोई काम वो नहीं करता है तब तक उसको कुछ अवसर मिल जाए अपना काम चलाने के लिए, खाली न रहे। तो ये एचकेआर की भर्ती एकदम ट्रांसपेरेंट है। बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये नहीं वो नहीं। इसकी बाकायदा एक पॉलिसी बनी है। उस पॉलिसी को अथॉरिटी है, उस पॉलिसी को पास करते हैं, उसके आधार पर लगाते हैं, और कंप्यूटराइज्ड है, कोई मैनुअल नहीं है। कोई भी चाहे कि इस आदमी को लगा दिया जाए, कोई नहीं लगाया जाता। हाँ, कुछ उसमें चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से ऐसे जरूर रखे जाते हैं लोग जो हमें कहीं ना कहीं कमिटमेंट करनी पड़ती है,
और वो कमिटमेंट कैसे, मानो कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई धरना हो गया, कहीं लोगों ने जाम कर दिया, या कहीं मांग ऐसी है कि नहीं भी इसको तो डेथ होने के बाद इसको मुआवजा भी दो, एक नौकरी भी दो, कहीं कहीं समझौते होते हैं। वो आपकी सरकार के समय भी होते थे, हमको भी करने पड़ते हैं। उनको फिर पक्की नौकरी तो दी नहीं जा सकती। हाँ, पक्की नौकरी एक्स ग्रेशिया की एक पॉलिसी उसको तो मिलती है कि कोई सरकारी कर्मचारी उसका देहांत हुआ, उसको एक्स ग्रेशिया में पक्की नौकरी मिलेगी। अन्यथा बाकी कमिटमेंट में तो एचकेआरएन की नौकरी मिलती है, वो हम उसमें से जरूर देते हैं। तो ये एचकेआरएन के बारे में जो भी भ्रम है, इसको समाप्त करना चाहिए। और इसके अंदर सैलरी के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4 लेवल पर उनका सैलरी स्ट्रक्चर है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। जैसे हमारा लेवल ग्रुप A, B, C, D रहता है, तो उधर D ग्रुप है तो उधर लेवल 1 है, क्रम उल्टा है। C है तो लेवल 2 है, B है तो लेवल 3 है, A है तो लेवल 4 है। लेकिन सैलरी उनकी उसके बराबर नहीं है। वो सैलरी तो जैसे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को दी जाती है उसी लेवल पर है। हाँ, इसमें दूसरा काम ने जो किया कि जो पहले से ठेकेदारी पर चल रहे थे उनको इसमें पोर्ट किया गया है, उनकी ऑप्शन लेकर के कि आप ठेकेदार से हट करके अगर एचकेआर में आना चाहते हैं तो आप एचकेआर में आ जाइए, और वहां ईपीएफ, वहां जो उनको जो भी ईपीएफ और दूसरा जो छुट्टियों और बाकी सब उनको बाकी कर्मचारियों को दिए जाते हैं वो फिर उस पर लागू होते हैं। ईपीएफ और आईएसआई, क्या उसको बोलते हैं, आईएसआई इंश्योरेंस, पीएसआई, तो वो सब भी इनको उपलब्ध कराए गए हैं। इसलिए वो सब शुरू में थोड़ा झिझक थी उनको कि यहां से एचकेआर में जाएंगे तो हमें फिर तुरंत निकाल ना दें। अब निकालने को तो जो ठेकेदारी प्रथा पर वहां भी निकलता ही था। जब यहां सारी सुविधाएं मिलने लग गई तो उसके बाद और लोगों ने कहा कि हमको भी यहां ले लीजिए। आज की रेट में 1,08,000 लोग जो पहले से काम कर रहे थे उनको पोर्ट किया गया है, और नए 18,000 लोग नए पिछले इस वर्ष भर में जब से एचकेआरएन शुरू किया तब से उनकी भर्ती की गई है। तो ऐसे 1,26,000 लोग ये किए गए हैं। पहले वाले ट्रांसपेरेंसी से थे या केवल सिफारिशों पर थे, वो ठेकेदार की मर्जी पर आए थे, हमारे कहने पर नहीं आए थे। आज जो हम कर रहे हैं वो एक रैंकिंग बना के कर रहे हैं, उसमें किसी को दुविधा नहीं है। अगर इसमें कोई पैरामीटर बदलने होते हैं तो अथॉरिटी निर्णय करती है 3 महीने पहले। लगता है कि इसमें कोई लोकहित में, जनहित में कोई परिवर्तन करना पॉलिसी में, आज परिवर्तन करेंगे, उसको पब्लिक करेंगे और उसको लागू 3 महीने बाद करेंगे, ताकि किसी को यह ना हो कि आज कोई भर्ती करनी है और आज ये अथॉरिटी बैठ के अपना कोई बदल कर ले और कल उस भर्ती को अपने मन चाहते लोगों को भर्ती कर ले। 3 महीने पहले उसमें चेंज करना पड़ेगा। कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उसको ठीक करेंगे, अन्यथा 3 महीने बाद वो भर्ती में लागू हो जाएगा। तो इसलिए एचकेआरएन के बारे में मुझे जो कहना था वो इतना ही कहना था, इसके अंदर कहीं किसी प्रकार की कोई। कुल मिलाकर सीएम ने सदन में युवाओं को खुशखबरी देते हुए कहा कि अगले 8 से 9 दिन में लगभग 28 से 29,000 नौकरियों का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। हमारा मकसद हर गरीब परिवार के पात्र सदस्य को नौकरी देना है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आता है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।